नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक सीसेट पे वीडियो निकाली थी कि आप यूपी पीसीएस का सीसेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बचे हुए दिनों में। तो उसमें एक टॉपिक था आपका इंटरपर्सनल स्किल। उस टॉपिक के लिए बहुत से लोगों ने बोला कि कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, बट जैसा मैंने पहले बोला है कि कोई बुक अच्छी उसकी अवेलेबल नहीं है और उसको पढ़ना है तो आप PYQs पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वहाँ से आप ईजिली इंटरपर्सनल स्किल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा वो सिंपल रहेगा, वो कॉमन सेंस से हो जाएगा, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो हार्डकोर टेक्निकल होता है, वो आपको नहीं करना है। बट जो सिंपल रहता है, कॉमन सेंस से हो जाता है, उसको टारगेट करना है। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपको 50% पेपर में मिलेंगे। उन क्वेश्चन को टारगेट करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपका आराम से इंटरपर्सनल स्किल्स के मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, उनमें से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लस ये देखेंगे कि कुछ उसमें से लर्निंग हम ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, ताकि वो आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करें। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो हिंदी वाला पार्ट देखिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का पार्ट देखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ किस इन कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। तो किस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर इसका बी है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्काउलिंग। तो बेसिकली यहाँ ये पूछ रहा है कि स्काउलिंग जो है वो हम क्यों करते हैं या फिर किस सिचुएशन में करते हैं। तो जब हमको चिढ़ होती है, जब एनॉयड होते हैं, तब स्काउलिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा स्काउलिंग। किसे कहते हैं? तो आप ये देखिए, ये बच्चे ने जैसे मुंह बनाया है ना चिढ़ वाला, उसको कहते हैं स्काउलिंग। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड। तो हम लीन फॉरवर्ड कब होते हैं? ये एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो हम लीन फॉरवर्ड तब होते हैं जब कोई चीज हम बहुत एकाग्रता से सुन रहे हो, बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुन रहे हो। तो इसका आंसर क्या था? ए। इसको देखिए आप, जैसे इस महिला को देखिए लीन फॉरवर्ड हुई है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चीज को बहुत ध्यान से सुन रही है। नेक्स्ट देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसीवर वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। यहां बोला रिसीवर वीकनेस। रिसीवर मतलब जो सुनने वाला है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बैरियर होगा? पहला दिया है एम्बिग्विटी, दूसरा दिया है जागरण, तीसरा दिया है टाइम, चौथा दिया है प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस होगा। अगर से आपका पूर्वाग्रह होगा किसी बात के लिए तो सामने वाले की बात आप सुनोगे नहीं, तो यही होता है बैरियर। तो इसका आंसर होगा डी, प्रेजुडिस। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो असर्शन दिया है इंटरपर्सनल रोल रिलेट टू द पर्सन बिहेवियर दैट फोकस ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट, और आपका रीजन दिया है सच रोल आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सिंपल सी बात यह है कि जो आपका अथॉरिटी होता है, जो आपका स्टेटस होता है, उसके हिसाब से आपका इंटरपर्सनल रोल डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल। तो इसका आंसर होगा डी, बॉस। बॉस जो है वो एक इंटरपर्सनल रोल नहीं है। इसके बाद देखिए, द वन हु मेक्स शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा बी, रिसोर्स एलोकेटर। नेक्स्ट आपसे पूछा है इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द एम्फेसिसाइजिंग ऑफ एरिया ऑफ एग्रीमेंट एंड डी एम्फेसाइजिंग एरिया ऑफ डिफरेंसेस ओवर कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यूज। तो इसका आंसर होगा स्मूथनिंग, शमन। नेक्स्ट आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे कौन सा इसमें से है जो कि अवॉइडिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो। तो आपका पहला स्टेटमेंट है सेटिस्फाइंग योर ओन नीड एट एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ये सही आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरा है सेटिस्फाइंग अदर नीड वाइल नेग्लेक्टिंग योर ओन। तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि दूसरों का नीड सेटिस्फाई हो रहा है बट अपना नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। फोर्थ देखिए, आस्किंग बोथ पार्टी टू मेक सैक्रिफाइसेस। यहां भी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। आपका सी देखिए, नेग्लेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज बाय पोस्टपोनिंग अ डिसीजन। यहां आपका कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो रहा है, मतलब यहां किसी का फायदा भी नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूं कॉमन सेंस से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नीड टू एसोसिएट विथ अदर्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? पहला है नीड फॉर इंक्लूजन, दूसरा है आपका नीड फॉर इंडिविजुएशन, तीसरा है नीड फॉर कंट्रोल, चौथा है आपका नीड फॉर अफेक्शन। तो आपका दूसरों के साथ संबंध बनाना, दूसरों के साथ घुल मिल जाना, ये आपका होता है नीड फॉर इंक्लूजन। इसका सही आंसर है ए। इसके बाद देखिए 75th है, यहाँ पे बैरियर टू कम्युनिकेशन दिया है और यहाँ पे टाइप ऑफ बैरियर दिया है, आपको मैच करना है। यहाँ देखिए आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। पहला है वोकेबलरी। तो वोकेबलरी आपका ए किससे रिलेट होता है? वोकेबलरी हमेशा क्या है? तो वर्बल टाइप का कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लैंग्वेज। तो अगर आपका ए का 4 होगा तो आपका बी कट जाएगा, आपका सी कट जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या है? डिस्टेंस।
डिस्टेंस क्या दर्शाता है? डिस्टेंस को अगर आप फिजिकल टर्म में देखें तो स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चर को दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, तो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में स्ट्रक्चरल चेंज है। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। अगर बी का 1 होगा हमारा तो आंसर आ जाएगा डी। मतलब आपका जो है वो सर्कमस्टेंशियल है और नॉइज जो है वो सिचुएशनल है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग? एम्पैथिक लिसनिंग किससे बना है? एम्पैथिक लिसनिंग एम्पैथी से बना है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला ये है पुटिंग वनसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ स्पीकर, दूसरा ये है बीइंग इवेल्युएटिव, तीसरा ये है ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, चौथा आपका है फोकसिंग बोथ ऑन फीलिंग एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। तो आपका ए, सी और डी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, बट आपका बी नहीं है। अगर आप इवेल्युएटिव होगे, दूसरों को जज करोगे, तो आप एम्पैथी नहीं दिखा रहे हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पीवाईक्यू लगाइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, आपके इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज, तो पहला स्टेप कौन सा होता है? तो यहां पूछा है कम्युनिकेशन में पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन दिया एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीविंग। तो आपका पहला स्टेप होता है एनकोडिंग। यहां देखिए मैंने स्टेप लिखा है, पहले सेंडर होगा, फिर एनकोडिंग होगा, फिर मैसेज भेजेगा, फिर डिकोडिंग होगा उसका, और बाद में रिसीवर के पास मैसेज जाएगा। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। इसके बाद बोला है फाइंड आउट द ऑड आइटम फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो। सबसे ऑड क्या है इसमें? पहला दिया आपका एक्सेस, दूसरा दिया प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक, तीसरा दिया इंटरप्शन और चौथा दिया आपका मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ आपका ऑड कौन सा है? तो मीनिंग ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशन? तो इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने में कौन सा चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? आपका ऑप्शन है शाइनेस, दूसरा आपका इमोशनल मैच्योरिटी, तीसरा असर्टिवनेस, चौथा इम्पैथी। तो आपका मैच्योरिटी, असर्टिवनेस, इम्पैथी तीनों हेल्प करेगा आपका इंटरपर्सनल बॉन्डिंग बनाने में, बट शाइनेस, शर्मीलापन आपका हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर शर्मीलापन रहेगा तो आप अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए। कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो उसका सही आंसर है सी, डायगोनल कम्युनिकेशन। आपका ये क्वेश्चन जो है वो हार्डकोर कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बाकी जो 4 टर्म्स है उसको आपको डिफाइन कर देता हूं, ताकि अगर से कोई और क्वेश्चन इसमें से आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन 4 टाइप के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है। फॉर एग्जांपल जब इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय या वर्कर से लीडर की तरफ, बॉस की तरफ, मैनेजर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे होता है, लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसके बाद देखिए आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो जस्ट उसका उल्टा है। यहां पे आपका जो हायर लेवल मैनेजर रहेगा वो लोअर लेवल एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करे कि आपको बोनस मिलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके बाद थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करे, तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों में से कोई बड़ा नहीं है। लास्टली आपका है डायगोनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? क्रॉस फंक्शन कम्युनिकेशन। मतलब ये कि एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के लीडर से बात करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ वन एम्प्लॉय कम्युनिकेट विद मैनेजर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का हाइब्रिड है। इसका डायग्राम देखिए, तो जैसे ये इसका डायग्राम है, यहाँ का एम्प्लॉय जो है वो यहाँ के मैनेजर से बात कर रहा है, इसको कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका 5वां है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इक्वलिटी रिलेशन इज मेंटेन्ड बट ईच पर्सन ऑल्सो हैज अथॉरिटी ओवर डिफरेंट डोमेन। मतलब ये पूछ रहा है कि किस पैटर्न में रिलेशन की इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, बट ईच पर्सन, जो अलग अलग पर्सन रहेंगे, वो अपने डोमेन में अथॉरिटी मेंटेन करेंगे। तो ये किसका एग्जांपल है? तो आपका पहला है द बैलेंस स्प्लिट पैटर्न। इसमें भी हम चारों देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप यहां देखिए फैमिली एंड कम्युनिकेशन। तो पहला आपका होता है इक्वलिटी पैटर्न। ये जनरली कहाँ एग्जिस्ट करता है? ज्यादातर ये सेम सेक्स कपल में ही एग्जिस्ट करता है, बट कभी कभी या फिर कहीं बहुत कम ये ऑपोजिट सेक्स कपल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट मेनली ये सेम सेक्स कपल में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि हर पर्सन का जो अथॉरिटी रहती है बराबर रहती है, कोई एक दूसरे की बात को काटता नहीं है, और यहाँ पे ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, और न्यू आइडिया जो होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सेकंड है आपका बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न। तो हमने अभी इसी की बात की है कि यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ रिलेशन होता है, बट हर पर्सन जो रहता है उसका अपने डोमेन में अथॉरिटी रहता है। इसका एग्जांपल आप ट्रेडिशनल हाउस होल्ड ले सकते हैं। जैसे पापा जो होते हैं वो काम करते हैं, उनका ऑफिस का डिपार्टमेंट है, और मम्मी लोग का क्या होता है कि घर का डिपार्टमेंट है। तो पापा लोग मम्मी लोग के काम में दखल नहीं देते, और मम्मी लोग जो है वो पापा लोग के काम में दखल नहीं देती हैं। तो इसको कहते हैं बैलेंस स्प्लिट पैटर्न।
तीसरा है आपका अनबैलेंस्ड स्पीड पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता है। ये जनरली कहाँ होता है, जहाँ हाई पैट्रियार्की होती है। फॉर एग्जांपल आदमी बहुत ज्यादा कमा रहा है बट उसकी वाइफ जो है वो कमा नहीं रही है, तो अपनी वाइफ को दबाएगा, घर के काम में भी वो दखल देगा, मतलब आज खाना ये मत बनाओ, आज वो मत बनाओ, पर्दा इस कलर का लगेगा, फ्रिज इस कंपनी की आएगी। तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो एक पर्सन रहता है वो दूसरे पर्सन के अथॉरिटी को डिमीन करता है और इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके बाद आपका है मोनोपोली पैटर्न। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ओपिनियन नहीं लिया जाता है। देखिए आपका अनबैलेंस्ड और स्प्लिट बहुत ही सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि अनबैलेंस्ड में क्या होता है कि इसमें जो वाइफ है अपना ओपिनियन जो है वो बोलेगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट मोनोपोली में नहीं होता। यहाँ पे वाइफ ने मान लिया है कि मैं सबऑर्डिनेट हूं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सिक्स्थ है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विथ हिज नियरेस्ट ग्रुप। तो किसका एग्जाम्पल है, तो चेन नेटवर्क का। बाकी नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला आपका व्हील नेटवर्क, इसको स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में एक लीडर होता है और वो बाकी लोगों से कम्युनिकेट करता है। मतलब यहाँ पे इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपली जो आपका लीडर है वही इंफॉर्मेशन पास करेगा। तो इसको कहते हैं व्हील नेटवर्क। नो कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स, लीडर कंट्रोल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जो लीडर है वही कम्युनिकेशन की लाइन को कंट्रोल करेगा। इसके बाद देखिए आपका चेन नेटवर्क है। चेन नेटवर्क में क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास होता है, मतलब जो एक पर्सन रहेगा उसको इंफॉर्मेशन अपने इमीडिएट वन से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सर्कल नेटवर्क है। तो यहाँ पे एक पर्सन को इंफॉर्मेशन जो है वो दो पर्सन से मिलेगी। जैसा आप ये फिगर देख सकते हैं कि इसको इन्फॉर्मेशन इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन इससे भी शेयर करेगा, इससे भी शेयर करेगा। तो इसीलिए यह इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्लो ट्रांसफर होती है। इसके बाद आपका वाइड नेटवर्क है। तो वाइड नेटवर्क में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो दो लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, इसीलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन तेजी से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट आपका व्हेन इंडिविजुअल फील दैट देयर बिहेवियर इज बीन रेस्ट्रिक्टेड दे रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट कैन बी कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। यहाँ देखिए टर्म है रिएक्टेंस, रिएक्ट करेगा। जब उसको लगेगा कि उसको दबाया जा रहा है, उसके बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो वो रिएक्ट करेगा, इसलिए होगा रिएक्टेंस। इसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप विद समवन। तो पहला है बोरोइंग थिंग्स, दूसरा है वॉलंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, तीसरा है आपका नीड फॉर पावर और चौथा है आपका बीइंग हैप्पी इन अ पार्टी। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल, इसका आंसर बी है वॉलंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। इसके बाद देखिए 10वां है आपका असर्शन दिया है पीपल एंड देयर प्रॉब्लम आर यूनिक। आपका रीजन दिया है एक्टिव लिसनिंग कन्वेज समथिंग टू द पर्सन हु इज लिसन टू। इसका सही डी होगा। ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है वो करेक्टली ए को एक्सप्लेन करता है। 11वां देखिए एनी वेरिएबिलिटी इन द मैसेज रिसीव्ड विच कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड एट द सोर्स इज एट्रीब्यूटेड टू। तो पहला आपका है मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा आपका नॉइज है, तीसरा ब्लॉकेड है और आपका चौथा है इरेशनल थिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर बी है नॉइज। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया है और यहाँ पे वेरिएबल दिया है। पहला आपका वर्बल है, दूसरा रिटर्न है, तीसरा सिंबल्स है और चौथा आपका है फिजिकल जेस्चर। तो जैसा मैंने कहा था उसको मैच करने के लिए अगर आप वर्बल को देखिए तो वर्बल किसके साथ जाएगा, वर्बल जो होता है लैंग्वेज के साथ जाएगा, तो वो ए का 2 हो जाएगा। अगर ए का 2 होगा तो आपका सी गलत हो गया, आपका डी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद सी का 1 तो दिया ही है, मतलब सिंबल का सोशल कल्चरल फैक्टर दिया ही है। इसके बाद बचा आपका बी, बी जो है वो रिटर्न है। रिटर्न कैसे आप देख सकते हो, तो रिटर्न आपका कॉग्निटिव एबिलिटी होता है, ठीक है। तो बी का अगर से 4 हो गया तो आपका आंसर आ गया बी। यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन इन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा ओपननेस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अगर से ओपननेस रहेगा तब बहुत इजीली ये लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे और पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी ओपननेस। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश की है और ट्राई किया है कि आपको बता पाऊं कि आपको कैसे पेपर को अप्रोच करना है। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन लगाइए, PYQs उठाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।